अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। जिस कौम को ये पता नहीं कि किसी सूट के ऊपर हलवा लिखा हुआ, वो आके ऐसे ऐसे फतवे लगाते हैं। कभी किसी को कहा जाता है जनाब आप मुसलमान नहीं, कभी कहा जाता है कि आप दायरा इस्लाम से खारिज हैं, कभी किसी को कहा जाता है आप जहन्नमी हैं, और अपनी उनकी जो हालत है वो आप सबके सामने। कौम को इस जगह पे पहुंचाना क्या ज़रूरी था? क्या आज इस कौम को हम जहालत से निकाल सकते हैं? क्या इस कौम के लिए कभी किसी ने ये सोचा कि ये तालीम हासिल करे और इनमें कोई शऊर आए? या ये जानबूझकर एक सियासी खेल खेला गया और उसी के मुताबिक आज तक पाकिस्तान चल रहा है? आज आप देखते हैं कि हमारी जो फ़ौज है उसके ख़िलाफ़ भी लोग बातें करते, सोशल मीडिया पे भी करते, पाकिस्तान में भी करते, और दहशत की एक ऐसी फ़ज़ा कायम की गई है कि जो मेरा ख़्याल है दुश्मन के लिए एक ज़बरदस्त, उसको आप कह सकते हैं कि कामयाबी है। एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है पीरज़ादा साहब की, और उसमें एक टीवी चैनल पे वो बाकायदा तौर पर इंटरव्यू दे रहे, वो मेरा ख्याल आप तक पहुंची होगी। मैंने सोचा क्यों ना उस पर प्रोग्राम किया जाए। हसद की बात मैंने इसलिए की कि जब 65 की जंग में ऐसे ऐसे जर्नैल जो बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रहे थे और जंग के दौरान कमान तब्दील की गई, और फिर ऐसे जो बहादुर लोग थे उनको कभी तुर्की किसी हादसे में अपनी जान से जाना पड़ा, कभी कुछ चलता रहा। और बताया ये जा रहा है, जो अभी जो वीडियो मंजर आम पे आई है, कि जो अहमदियों का ये मसला था वो भुट्टो साहब के गले पड़ गया, और भुट्टो साहब ने कहा कि मैंने ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है जो अहमदियों को अक़लीत करार दिया गया। भुट्टो साहब खुद भी कोई मजहबी लोग बंदे नहीं थे, और वो उन लोगों के चक्कर में पड़ गए जिन्होंने उन्हें इस्तेमाल किया। इससे पहले कि भुट्टो की बात शुरू करें, 65 की जंग में जो हालात हुए वो आप सबके इल्म में। जनरल अख्तर सैन, जनरल अब्दुल हई और भी बेशुमार नाम अगर आप देखें तो उनकी बहादुरी के किस्से आज भी मशहूर हैं। क्यों उनको किताबों से हटा दिया गया? क्या वजह थी? वजह यही थी कि जिन लोगों ने उस वक़्त ये काम किया उन्होंने सोचा कि कौम को हमेशा के लिए हम इस जहालत में रखें। आज इमरान खान है, उसके वो जो वर्ल्ड कप के आज़ाद थे उनको भी वीडियो से गायब कर दिया गया। कभी किसी हीरो को नज़रबंद कर दिया गया, कभी किसी को कत्ल करवा दिया गया, और कभी किसी को अगवा कर लिया गया। अपने मफादात की खातिर मुल्क की सलामती को दाव पे लगा दिया गया, और आज मुल्क जिस जगह पे पहुंच चुका है वो आप सबके सामने। इस वीडियो में वो कहते हैं जनाब कि फ़ौज ने ये सब कुछ करवाया था, और वजह ये थी कि जो अहमदी थे जर्नैल या फ़ौजी, वो बड़ी ईमानदारी के साथ मुल्क की खिदमत कर रहे थे, और यही जो चीज़ थी वो जनाब उनके लिए मुसीबत बन गई। मुसीबत इसलिए बन गई कि उनको जब जंग 65 की जारी थी तो कमान तब्दील की गई, जज्बा ख़त्म कर दिया गया, और आपको पता है कि किस शौक़ से ये लोग जंग लड़ रहे थे, और फिर उस वक़्त कमान तब्दील करने का कोई तुक नहीं बनता था। अयूब खान जो आप सब के इल्म में है कि पहली मार्शल उसने लगाई थी, और फिर अयूब खान को लोगों ने कुत्ता कुत्ता बोला था। कोई कारनामे उसके भी नहीं, लोग सिर्फ इस वजह से उसे याद रखते हैं कि उसके बाद जो आने वाले लोग हैं वो मेरा ख्याल है उससे भी बड़े जालिम थे, और आहिस्ता आहिस्ता आज पाकिस्तान की जो हालत बन चुकी है वो आप सबके सामने। जिस कौम में नफ़रत का बीज बोया गया था, जिस पार्लियामेंट में नफ़रत का बीज बोया गया था, आज उस पार्लियामेंट में हर बंदा जो बैठा हुआ है एक दूसरे को चोर बोल रहा है। अगर उस वक़्त की पार्लियामेंट का जिक्र करें तो उस वक़्त की पार्लियामेंट के बारे में भी मुख्तलिफ लोगों ने अपनी किताबें भी लिखी, मुख्तलिफ लोगों ने बयानात भी दिए, और ये कहा गया कि उस वक़्त की पार्लियामेंट
जिसने अहमदियों को अक़लियत करार दिया था वो भी शराबी कबाबी लोगों के साथ ही चल रही थी, और वो लोग आके इस्लाम का दर्स दे रहे थे। वो ऐसे फैसले कर रहे थे जो मेरा ख्याल है कि सियासी तौर पे अपने मकसद के लिए उन्होंने किए, मगर उन फैसलों ने आज पाकिस्तान को कहाँ पहुँचा दिया। आज कौम की जहालत का ये म्यार हो चुका है कि किसी खतून ने सूट पहना हो तो लोग उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। पिछले दिनों पता नहीं मैं कोई चीज़ और देख रहा था तो वहाँ भी कोई आके वार्निंग दे रहा था कि ये जनाब अपना डब्बा तब्दील करें वरना मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूँगा। किसी ने इस्लामी तालीमात नहीं पढ़ी, किसी ने ये नहीं आज तक देखा कि दीन क्या है, और जिन लोगों ने दीन पर अमल नहीं किया उन लोगों के पीछे चलते हैं। एक हलवे का लफ्ज़ पढ़ने के लिए जब आपको उलमा की ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर मेरा ख्याल है वहाँ पे आप अपनी कौम की हालत देखें। जब इसके लिए तशरीह के लिए आप मीडिया पे आके ये कहते हैं जनाब ये वाकई हलवा लिखा हुआ है, और फिर एक मौलवी आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है, और कौम को फिर भी यकीन नहीं आता। फिर उस लड़की को कहा जाता है कि फिर भी आप माफ़ी मांग लो, आप ऐसा लिबास नहीं पहनोगी। और फिर कुछ जाहल मौलवी और आके ये बताते हैं कि जनाब इसमें ए आता है, बी आता, पता नहीं क्या क्या इस तरह की कहानियाँ सुनाते हैं, और वो लोग आकर यहाँ पे सारा दिन दीन की जंग लड़ते हैं जिनको दीन का इल्म नहीं। कभी किसी ने आराम के साथ बैठकर किसी की बात नहीं सुनी, लड़ लो मर लो मार दो, बस इसके अलावा कोई चीज़ आपको ना आज तक किसी ने दी और ना आपने हासिल करने की कोशिश की। आज मुल्क जो है जिस वीरानी से गुजर रहा है, मेरा ख्याल उसका आप सोशल मीडिया पे चले जाए, हर तरफ चर्चा आपको मिलता है। कभी कहा जाता है फ़लाँ पाबंदी लगा दी जाए, कभी कहा जाता है फ़लाँ पाबंदी लगा दी जाए। पाबंदियों के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है कौम को देने के लिए। आज जिस मजहबी नफ़रत का आगाज़ भुट्टो के दौर में या यूब के दौर से ये जब भी हुआ, उसके जो नताइज निकल रहे हैं वो आप सबके सामने। जिन लोगों ने दूसरों को कहा कि ये काफिर है, हर बंदा वहाँ पे अपनी दुकान चमका के बैठा हुआ है और एक दूसरे को काफिर के फतवे देते हैं, और जो नुकसान पहुँचा उसका आप मेरा ख्याल है कि अजाला नहीं कर सकते और ना ही वापस आ सकते। आप सबके इल्म में है कि जब बच्चों को किसी के ख़िलाफ़ कर दिया जाता है, जब बच्चे अपने ख़िलाफ़ हो जाते हैं तो फिर क्या गुजरती है ये सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कौम के बच्चों का बेड़ा गर्क किया और सियासी पत्ते खेलने के लिए, अपने मफादात के लिए, अपनी कुर्सियाँ बचाने के लिए, दूसरों के लिए जनाब इन्होंने ऐसे रास्ते बनाए, अब वो कांटे इनके रास्ते में आ चुके हैं। वक्त लगता है हर चीज़ को, हर चीज़ वक्त के साथ साथ बाहर आ जाती। जो लोग कहते हैं तारीख से हमने कुछ नहीं सीखा, आज आप देख ले उसी तारीख की वजह से जो चीज़ें मंजर आम पे आ रही है वो लोगों को जब पता चलती हैं तो वहाँ पे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो शौर रखने वाले लोग हैं वो कोई ना कोई बयानात देते हैं और ज़मीर कभी ना कभी जाग जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का 50 साल बाद जाग गया। भुट्टो को फांसी देने के इतने अरसे बाद इनको होश आई कि वो फैसला गलत था। इसी तरह अब बयानात आने शुरू हो गए कि ये जो अहमदियों को अक़लियत करार दिया गया ये भी फैसला गलत था। आज चीफ जस्टिस अगर कोई बयान देता है तो जिन लोगों को आपने जहालत का सबक दिया हुआ है वो सामने आके खड़े हो जाते हैं। जहालत का ये म्यार है कि जो लोग कहते कि हम दीन के ठेकेदार हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपने वो बच्चे लेके आ जाते हैं जिनको उन्होंने दीन की तालीम के लिए मदरसों में दाखिल किया हुआ है, मगर उनको दीन का इल्म नहीं। ब्लैकमेल करने के लिए उन्हें मदरसों में दाखिल किया हुआ है, और फिर वहाँ पे आप देखते हैं कि जब भी ज़रूरत उनको पड़ती है उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। ना हमने दीन सीखा और ना ही हमने दुनिया सीखी और ना ही सियासत सीखी, सब कुछ झूठ। आज इंतखाबात इस बेशुमार लोग सवालात उठा लें। आज फ़ौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बयानात देने पड़ते हैं कि हमारा जनाब कोई तल्लुक नहीं, और साथ ही उनकी जो असल हकीकत है वो भी वाम के सामने आ चुकी।
बार बार आके 9 मई के बारे में बताया जाता है कि ये जनाब ये जो कुछ हुआ उनको उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मगर मेरा ख्याल है कि जो भी हुआ वो कम था, क्योंकि जब साजिश के ज़रिए जो कुछ किया जाता है, जब एक प्रोग्राम के ज़रिए सब कुछ किया जाता है, दयानतदारी की ये हालत है कि कोई बंदा जो असम्बली में बैठा हुआ उसका चेहरा भाई बता रहा है कि वो चोर रास्ते से आया। सारा दिन उस असम्बली में जहाँ पे लोगों को ये फतवे दिए जाते थे कि ये काफन है, वहाँ पे एक दूसरे को चोर चोर के फतवे दिए जाते, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते, तुम चोर, तुम चोर, तुम घड़ी चोर, तुम आटा चोर, तुम ये इतना पैसा ले गए। मगर इसके सिवा अवाम को और कुछ नहीं मिल रहा। अवाम आज भी सड़कों पे उसी तरह जलीलो ख्वार हो रही है। किसी को आटे का थैला लेने के लिए नंबरदार के पास जाना पड़ता। रात सोशल मीडिया पे एक नौजवान से बात हुई, कहता मैं MA का इम्तहान दे के तो अभी इंतज़ार कर रहा हूँ रिज़ल्ट का, पाकिस्तान से था, मियाँ वाली से। कहता वो आटे के थैले के लिए नंबरदार से तस्दीक ज़रूरी है। एक बंदा आगे सोशल मीडिया पे बता रहा था कि मोबाइल पे मुझे मैसेज आया, अब आटे का थैला नहीं मिल रहा। हर जगह पे धोखा, हर जगह पे फ्रॉड, हर जगह पे नंबर गेम। और इस नंबर गेम ने ना अवाम में वो शऊर पैदा किया, ना फौज में शऊर पैदा किया, ना सियासतदानों में, और अदालतों की हालत तो आप पूछे ही ना। आज अदालतें उन मुर्दा लोगों को कब्रों से निकाल रही हैं जो मेरा ख्याल है कि अब वापस नहीं आएंगे, मगर जिंदा लोगों को आज भी दफनाया जा रहा है। 50 साल बाद फिर इनके केस खोल के बैठ जाना। नाज़रीन, जब आप किसी के बारे में राय कायम करते हैं तो पहले अपने हालात देखें कि आप इस काबिल हैं कि किसी को इस तरह का फतवा दे सकें। आज भी सोशल मीडिया पे इस तरह की मेरा ख्याल है कि बातें होती हैं। लोग अपनी सोशल मीडिया चमकाने के लिए कोई पीछे बोर्ड लगा देता है कि कादियानियों का मुसलमान समझ, किसी के मुसलमान समझने से या किसी के काफर समझने से यहाँ यूरोप में तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया में नहीं पड़ता। वो लोग आके एक दूसरे को फतवे दे रहे होते हैं जो 2 नंबर तरीके के साथ अपने अकाउंट बनाकर जाली तरीके के साथ अपने लोगों को बैठाकर वो जनाब कहते हैं जी हमें फॉलो करते जाए ताकि हमारे नंबर चलते रहे। झूठ, फरेब, बेईमानी, कौन सा बाज़ार पाकिस्तान में गर्म नहीं। अभी रमज़ान बाज़ार लगना, उसमें भी आप देख लीजिएगा कि क्या हालात बनते। यहाँ इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं वो यहाँ भी जाएं उन स्टोरों में और देखें कि रमज़ान के लिए उन लोगों ने जिनको आप कहते हैं जनाब ये मुसलमान नहीं, उन्होंने आपके लिए कैसे बंदोबस्त किए हुए, किस तरह उन्होंने कीमतों में रियायत दी और किस तरह सहूलत दे रहे हैं कि लोग आके यहाँ से चीज़ें खरीद सकें। 1400 साल गुजर के आज मुसलमानों की हालत आप देख रहे हैं कहाँ पहुँच चुकी, क्या वजह थी। आज भी हम मगरब के गुलाम हैं, आज भी मगरब के बगैर हम नहीं चल सकते। आज भी आप देखें कि यहाँ पे जो लोग यूरोप में रहते हैं, जो इस्लामी तालीम है वो ये है कि मुसलमान जो है वो दूसरे मुसलमान से महफूज इसी तरह रह सकता है ज़बान से और उसे कोई तकलीफ़ ना दे। लेकिन हमारे लहजे देख के, हमारा जो रवैया लोगों के साथ बात करने का वो देखिए, आपको हर तरफ पाकिस्तान में जहालत नज़र आएगी। मगर दावे हमारे ये होंगे कि हम ख़त्म नबूवत के मुजाहिद। आप वहाँ पे लोगों से पूछ लें जाके, मेरा नहीं ख्याल कि 99 से भी ज़्यादा फ़ीसद जो लोग हैं उनको दीन का इल्म होगा ही। वो उन्हीं उलमा के रास्ते पे चल रहे हैं जिन्होंने दीन के चक्कर में, अपनी तिजारत के चक्कर में मुल्क को इस जगह पे पहुंचा दिया कि हमारे पास वापसी का रास्ता नहीं। हम वापस आना भी चाहें तो वापस नहीं आ सकते। कभी हमने वापसी के लिए सोचा भी नहीं था, इतनी आगे हम निकल चुके। ये जो वीडियो है हमारे पास मौजूद है और मैंने इसलिए प्रोग्राम मुनासिब समझा कि अभी भुट्टो का केस निकला है, कुछ अरसे बाद ये भी निकल आएगा, तो पहले इस पर एक प्रोग्राम कर दिया जाए। आज आप देख ले, कल ही मेरी बात हो रही थी एक बंदे से, शायद दिल्ली से था, वो बता रहा था सर ज़फ़रुल्लाह खां के बारे में कि मराकश में लोग उन्हें किन अल्फाज में याद करते हैं पाकिस्तानियों के एहसान को।
कितने वजीर खारजा आपके आए, नाम उन्हीं का ही लिया जाता है, और आप कहते हैं कि ये मुल्क के दुश्मन है। किताबों से आपको इसलिए ऐसे लोगों के नाम गायब करने पड़े क्योंकि उनके बहादुरी के किस्से थे, और आपकी जो आपने अमानत में ख़यानत की थी वो लोगों को पता चल गई। जहाँ पे भी आप देखते हैं कि लोग आवाज़ उठाएंगे वो चीज़ आप गायब कर देते। मगर कब तक ये चलेगा, कब तक ये चलेगा? कल रात को एक साहब सोशल मीडिया पे मेरे साथ बात कर रहे थे कि हर जगह पे बांग्लादेश कि ये इटली में जहाँ भी मार्केट में चले जाएं वहाँ उनके कपड़े वगैरह पड़े होते हैं जो ख़रीदारी के लिए जाते हैं। सुबह मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि एक साल में अफ़गानिस्तान की करेंसी ज़बरदस्त तरक्की कर रही है, और हम क्या कर रहे हैं? हमारे इंतखाबात बददियानती, हमारे हर जगह पे पार्लियामेंट में बददियानती, ये जो चोर रास्ते से लोग आते हैं उनसे आप कौन सा दीन सीख सकती है, या कौन सा मुल्क के लिए ऐसा फैसला जिसकी उम्मीद आप रख सकते हैं? ये कौम के लिए कुछ भी नहीं आप सीख सकते। एक बेईमानों का टोला है, हर महकमे हर इदारे पे मौजूद है। मगर आपने जिस तरह अभी ये चीज़ें बाहर आ रही, जो तालीम आपने दी जिस अदारे में जिस तरह का सबक दिया उसी तरह का चल रहा है। कल ही मैं इंडिया का एक चैनल देख रहा था, वो कहता है जनाब सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी डीलर, सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर, और पता नहीं वो क्या क्या बता रहा था कि ये पाकिस्तानी फ़ौज में मौजूद है। वो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम था, किसी दिन मैं उनकी बात भी सुनाऊंगा। मजाक बना दिया मुल्क का, मगर कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान नाजुक हालात में है और पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। रोज़ाना कौम के साथ आकर झूठे वादे किए जाते हैं, झूठ बोला जाता है, मगर किसी को यह ख्याल नहीं आता कि कब तक आप कौम के बच्चों के साथ झूठ बोलें। आप कब तक उन्हें ये बताएंगे कि सच क्या है? कब तक नहीं बताएंगे? तो जनाब इस पे बातें तो जितनी मर्जी कर लें। अभी एक इरफान अहमद खान साहब के साथ प्रोग्राम है, 30 साल बाद जर्मनी में एक ऐसी गिरफ्तारी हुई है जिसके लिए 1.5 लाख यूरो इनाम रखा गया। जी हाँ, जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।